हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों को हिंदी साहित्य के प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो वीडियो को एंड मत करना, पूरा देख लेना, पूरा अच्छे से पढ़ लेना। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी भारत को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया था। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने किया था। अगला है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि कहा जाता है स्वयंभू जी को। किसे? स्वयंभू को कहा जाता है। अगला, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु है, जो किसका है? श्रीनिवास दास जी का है। किसका है? श्रीनिवास दास का है। अगला, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट। एक घूंट किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम पत्र है उदंत मार्तंड। कौन सा? उदंत मार्तंड है, जिसके संपादक कौन होंगे? पंडित जुगल किशोर हैं। कौन? पंडित जुगल किशोर हैं। अगला, हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी के रचनाकार कौन होंगे? राजा राम मोहन राय हैं। संवाद कौमुदी के रचनाकार राजा राम मोहन राय की रचना है। अगला, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने समस्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं और 33 समस्वर होते हैं। कितने? 33 समस्वर होते हैं। अगला, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो किसे वो कहा गया है? बनारस अखबार को। किसे? बनारस अखबार को कहा गया है। बनारस अखबार के संपादककर्ता कौन होंगे? राजा शिव प्रसाद सिंह। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि कौन होंगे? सिद्ध सरापा हैं। कौन? सिद्ध सरापा की रचना है हिंदी के प्रथम कवि। 9वीं शताब्दी की रचना है ये सिद्ध सरापा। प्रथम कवि 9वीं शताब्दी के संपादककर्ता होंगे। अगला है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन से हैं? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल की रचना है। अगला है, गद्यकार हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं विद्यापति जी, जो गीतों के माध्यम से सभी रचनाएं करते थे। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधा वर्षण। समाचार सुधा वर्षण है कि कब की रचना है? 1854 ईस्वी की रचना है। रचनाकार कौन होंगे? श्याम सुंदर सेन। कौन है? श्याम सुंदर सेन की रचना है ये। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड है, जिसके संपादककर्ता कौन है? जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर का है ये। इसके पहले ही मैंने प्रश्न में लिया है। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंत मार्तंड हो गया। हिंदी की गुफा, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है ये। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह विश्वविद्यालय के बारे में बात कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यह है भोपाल, मध्य प्रदेश में। कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। अगला है, अतीत के चलचित्र। यह तो इम्पोर्टेंट रचना है, किसकी है? महादेवी वर्मा की है अतीत के चलचित्र। अगला है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि अगर पूछता है तो स्वयंभू जी को कहा जाता है। किसे? स्वयंभू जी को कहा जाता है। अगला है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी करके लगा लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को मिल सकता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? हेमचंद्र की रचना है। किसकी? हेमचंद्र की रचना है। अगला है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदत्त।
कौन होंगे? पुष्पदत्त हैं। अगला है अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, उपर्युक्त पंक्तियाँ है तो किसकी है, यह पूछ रहा है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आँखों में है पानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, यह पंक्ति है यशोधरा से ली गई है किसकी, ये कमेंट करके बताइएगा। यशोधरा से ली गई है। अगला है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है इपिग्राफी। क्या कहलाएगा? इपिग्राफी कहलाता है। अगला है अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनाल, जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवत एक बार। इम्पॉर्टेंट लाइन है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनाल, जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवत एक बार। यह पंक्ति किसकी है? रसलीन की पंक्ति है। किसकी? रसलीन की पंक्ति है। इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अगला है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। ये तो मैंने प्रश्न बहुत लिया है, दोबारा आ गया। अमीर खुसरो ने जिन पहलियों और मुकरियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो अवधी खड़ी बोली है। कौन सी भाषा? खड़ी बोली भाषा है ये। अगला है कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, यह एक लाइन है, पंक्ति है। पूछ रहा है कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, उपरोक्त पंक्ति किस कविता से ली गई है? किस कविता से ली गई है? अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद पंक्ति से ली गई है। इसके रचनाकार कौन होंगे? नागार्जुन जी हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, यह पंक्ति अकाल और उसके बाद से ली गई है और इसके रचनाकार कौन होंगे? नागार्जुन हैं। अगला है कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी के रचनाकार हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। एक कामायनी से ही 3 प्रश्न बनते हैं। कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी के रचनाकार कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह एक महाकाव्य है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। श्रद्धा और मनु इसके मुख्य क्या हैं? नायक और नायिका हैं कामायनी के। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अकाल और उसके बाद किसकी पंक्तियों की कविता है? अकाल और उसके बाद कितनी पंक्तियों की कविता है? तो कितनी पंक्तियों की कविता है? 8 पंक्तियों की कविता है। कितने पंक्ति? 8 पंक्ति। अगला है कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है, यह कथन किसका है? तो कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है, यह कथन है डॉक्टर नागेंद्र का। किसका? डॉक्टर नागेंद्र का है। अगला है और अकाल और उसके बाद कविता में दीवारों की गश्त और दीवारों की गश्त कौन लगा रहा है? तो अकाल और उसके बाद में कविता में दीवारों पर गश्त लगाएंगी छिपकलियाँ। कौन लगाएंगी? छिपकलियों लगाएंगी। कुछ लॉजिक लगाकर याद करिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। अगला है कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में ईड़ा बुद्धि का प्रतीक माना गया है। किसमें? कामायनी में। अगला है शासन की बंदूक किसकी रचना है? तो शासन की बंदूक रचना है नागार्जुन की। किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। अगला है आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई? वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति। तो आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, यह पंक्ति आंसू के किस सर्ग से ली गई? तो किस सर्ग से ली गई है? तो लज्जा सर्ग से ली गई है। किस सर्ग से? लज्जा सर्ग से ली गई है। अगला हिंदी का सबसे लंबा शोक गीत कौन सा है? तो हिंदी का सबसे लंबा शोक गीत है सरोज स्मृति। कौन है? सरोज स्मृति है। इम्पॉर्टेंट है। अगला है बिखरी अलखें ज्यों तर्क जाल, बिखरी अलखें ज्यों तर्क जाल, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? तो ईड़ा सर्ग की है। 2 प्रश्न केवल कामायनी से ही 3-4 प्रश्न बन गए आप लोगों को जो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है सरोज स्मृति को निराला जी ने किसकी स्मृति में लिखी है? तो सरोज स्मृति में अपनी पुत्री की स्मृति में यानी कि याद में लिखा है। सरोज स्मृति, सरोज यानी कि जयशंकर प्रसाद की पुत्री का नाम था जो
ख़त्म हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी, तो उसी के ऊपर इन्होंने यह लिखा है सरोज स्मृति। अपनी पुत्री की याद में पुस्तक लिखी है निराला जी ने, वो अपनी पुत्री की याद में। क्लियर हुआ। अगला है सरोज किसकी पुत्री का नाम था? निराला की पुत्री का नाम है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? निराला की रचना है। किसके ऊपर लिखी है? अपनी पुत्री के ऊपर लिखी है। क्लियर हुआ। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो यह कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। किससे? लज्जा सर्ग से। अगला है निराला की प्रथम रचना कौन सी है? तो निराला की प्रथम रचना है जूही की कली। कौन सी रचना? जूही की कली। अगला है दिनकर का कामाध्यात्मक प्रधान काव्य संग्रह कौन सा है? तो रामधारी सिंह दिनकर का कामाध्यात्मक प्रधान काव्य संग्रह कौन सा है? उर्वशी है। उर्वशी के लिए इन्हें क्या मिला है? दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला है जूही की कली का संबंध किस ऋतु से है? तो जूही की कली का संबंध किस ऋतु से माना जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बसंत ऋतु से है। अगला है उर्वशी कैसा काव्य है? तो उर्वशी एक महाकाव्य है जो दिनकर का है। किसका? रामधारी सिंह दिनकर का है जो महाकाव्य है। इसके लिए इन्हें क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला जूही की कली का नायक कौन है? तो जूही की कली का नायक है पवन। कौन? पवन हो गए। ये रहे आज के 55 प्रश्न हो गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।